यस गाइस, तो आज चैप्टर 1 यूनिट 1 एक बार में खत्म करेंगे। आज आपको एक बार जल्दी से, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन गाइस। तो भाई इकोनॉमिक्स की नई सीरीज चालू कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर बहुत प्यारे तरीके से इन डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन काइंड ऑफ रिवीजन, काइंड ऑफ फुल स्टडीज और शानदार तरीके से करेंगे। आ जाओ। यस गाइस, इंतहा हो गई। मैं लेट नहीं हूं गाइस, तुम जल्दी आ गए। टाइमिंग का लफड़ा है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो शुरू कर देगा जल्दी से। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। बिकॉज अब मैं सबसे पहले बात बताना चाहूंगा गाइस, मैंने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है। मैं आप लोगों का सबसे पहले लेने वाला हूँ लेक्चर। मैंने थोड़ा प्लान में चेंज किया है, टाइटल वाइटल थोड़े से चेंज हो जाएंगे, एंड मैं हर एक लेक्चर के अंदर एक एक यूनिट को खत्म करने वाला हूँ, या फिर मैक्सिमम 2 लेक्चर्स के अंदर एक एक यूनिट को खत्म करने वाला हूँ, सो दैट हम इस बार छोड़ दें। क्योंकि मेरा मिशन बहुत सिंपल सा है, मिशन 100+ मार्क्स इन सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, जतिन निवला दिस साइड फ्रॉम किशोर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आइए भैया जी, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, मतलब पहले पढ़ चुके हो क्या? हाँ जी सरकार, मुझे जल्दी से बताओ, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के पिताजी का नाम क्या है? अरे सर, इकोनॉमिक्स के पिताजी का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स के पिताजी का नाम है एडम स्मिथ। वेरी गुड, एडम स्मिथ। अच्छा यार, उन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन से ईयर में लिखी गई थी वाली किताब? ठीक है, वाली किताब कौन से ईयर में लिखी गई थी? अरे प्रभु, वाली किताब लिखी गई थी 1776 में। हाँ जी सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है? इकोनॉमिक्स के पिताजी हैं एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। करेक्ट सरकार। अच्छा, उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। अब वो किताब कौन से ईयर में लिखी गई थी? 1776 में। हाँ जी सरकार, 1776 में लिखी थी। और डीप में चलते हैं थोड़ा सा, अब मुझे एक बात बताओ सर, ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स? सर, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है ओइकोनोमिया। हाँ जी, और वो क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। ठीक है, सो ये एक ग्रीक वर्ड है जो है भैया ओइकोनोमिया, एंड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाउस होल्ड। यस और नो? हाँ जी सरकार। अच्छा, ये सारी बातें हमने किसके ऊपर करी? ये सारी बातें मैंने आपसे करी इकोनॉमिक्स के ऊपर। अरे प्रभु, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे ना मुन्ना ना, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर हम लोग आए हैं, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस to make business involving best of an organization scarce resources। एक सेकेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हमारे रिसोर्सेज कैसी है? एब्सोल्युटली स्केयर है या रिलेटिवली स्केयर? प्रभु एक बात बताओ, क्या हम जो चाहते हैं वो मिल रहा है हमें? सर, मैंने भगवान से कहा था कि मुझे जो है वो कौन है यार, वो लड़की में नाम भूल गया है, क्या है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। अरे यार, कियारा आडवाणी। तो मैंने भगवान से बहुत दुआएं मांगी थी, मैं मजाक नहीं कर रहा गाइस, मैंने 16 सोमवार नहीं 32 सोमवार रखे थे। मैंने कहा, हे भगवान, मुझे बस कियारा आडवाणी दिलवा देना, मैं उसी से शादी करूंगा। सोचो मेरे बच्चे कितने क्यूट होते। ठीक है, लेकिन भगवान ने एज ऑलवेज मेरी बात सुनी ही नहीं। भगवान ने कहा आथू, तो मुझे कियारा आडवाणी नहीं मिली। अब एक बात समझो, ये तो मेरी इच्छा है। सर समझो, हमारी इच्छाएं, हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज जो है उसके लिए रिलेटिवली स्केयर है। सर, रिलेटिवली स्केयर का रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? देखो बाबा, इच्छा तो आप कियारा आडवाणी की भी रख सकते हो, आलिया भट्ट की भी रख सकते हो, उससे कोई मना नहीं है। ठीक है, इच्छा आप, एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ ठीक है, इच्छा जो है सर, इच्छा आप किसी की भी रख सकते हो क्या? हाँ, इच्छा तो आप कियारा आडवाणी की भी रख सकते हो, आलिया भट्ट की भी रख सकते हो, इच्छा रखने में कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन सर ऑन ग्राउंड क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है। अब एक बात बताओ, वो मर्सिडीज में, रेंज रोवर में घूमने वाली लड़की हम ठहरे आवारा आदमी में नहीं मिलेगी हम लोगों को, है ना? हाँ जी सरकार। तो भैया ये होता है फर्क। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? ऑर्गेनाइजेशन चाहती है बहुत पैसा कमाए, उसके लिए बहुत सारे लोगों को हायर करेंगे।
लेकिन कितने ही लोगों को हायर कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो रिसोर्सेज जो है वो रिलेटिवली स्केयर है। एब्सोल्युटली स्केयर का मतलब है कि रिसोर्सेज है ही नहीं, रिसोर्सेज है ही नहीं। अरे है रिसोर्सेज है, ये बात सच है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। करेक्ट? हाँ जी सरकार। अब अच्छा एक सेकंड रुको। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? चलो जल्दी बताओ। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यहां से सुना। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। करेक्ट? हाँ जी सरकार, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? मैंने पहले आपसे पूछा था हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आप सबने कहा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बिल्कुल सही था, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो पिताजी हैं उनका नाम है एडम्स। बिल्कुल सही। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स के पिताजी का नाम क्या है? अरे बिजनेस इकोनॉमिक्स तुम किससे पढ़ रहे थे? बिजनेस इकोनॉमिक्स जेडी बोलो। जॉयल डी। क्या जॉयल डीन इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? सरकार, जॉयल डीन इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहां पर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सर इकोनॉमिक्स के पिताजी हैं एडम स्मिथ। हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोनों अलग अलग आदमी हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग आदमी हैं। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं, जब हम मैक्रो की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब हम जॉयल डीन का नाम नहीं पढ़ते, लेकिन एडम स्मिथ का नाम पढ़ते हैं, है ना। एडम स्मिथ का हम नाम 2-3 थ्योरीज में पढ़ेंगे, लेकिन हम जॉयल डीन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जॉयल डीन जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का आदमी। करेक्ट? अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स दो चीज होती है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो मैं इससे बहुत आसान तरीके से कहता हूं। घर का छोटा बच्चा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेरा बच्चा, घर का बड़ा बच्चा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। घर में कितना पैसा है? बड़े बच्चे को टेंशन है। क्या मैं खर्चा कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? बड़े बच्चे को टेंशन है। क्या मैं बहुत सारी जिंदगी में खर्च कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? ये सारे टेंशन मैक्रो। भाई सुनो, देश की इनकम क्या है? देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है? देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चल रहा है? सर देश में क्या चल रहा है? ये सब बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सर माइक्रो में क्या होती है? मेरी फर्म में क्या चल रहा है, मेरा कंज्यूमर कैसा है, मेरा प्रोडक्ट कैसा है, ये सेक्शन ऑफ पीपल लोग कैसे हैं, इन लोगों की कमाई कैसी है, यानी छोटी छोटी बातें जो है ना, एकदम नन्ना मुन्ना रही है, देश का सिपाही, ये सारी बातें होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और ये बड़ी बड़ी बातें सुनो, इकोनॉमिक्स एज अ होल, ठीक है, सुना ध्यान से, है ना, इकोनॉमी एज अ होल की बात होती है मैक्रो में, इकोनॉमी एज अ होल की बात होती है मैक्रो में, लेकिन छोटी छोटी इकोनॉमिक्स की जो बातें हैं वो होती है माइक्रो में। करेक्ट? हाँ जी सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम। अरे प्रभु, हम इस सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी सरकार। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, है ना, रिवीजन है ना, भूलना मत, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, है ना, तुम भूल मत जाना, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, सेक्शन ऑफ पीपल की कंडीशंस कैसी है, बिहेवियर ऑफ फर्म कैसा है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या है, ये सब ना घर की छोटी छोटी बातें हैं बेटा। माइक्रो चलो आप संभालो ऐसी छोटी छोटी बातों को। वहीं पे ही मैंने आपको कहा था, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं सर? हम बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं। करेक्ट? हाँ जी सरकार, इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं। तो जब इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, मतलब नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, समझ रहे हो, the general price level and interest rate, balance of payment, balance of trade, BOP and BOD, external value of currencies, overall level of saving and investment, level of employment rate and economic growth, ये बड़ी बड़ी बातें। तो ये बड़ी बड़ी बातें कौन करता है? ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, अबे गधो भटको मत, हाँ, ये बड़ी बड़ी बातें तुरुरु तुरुरु कौन कर रहा है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा है। सारी छोटी छोटी बातें कौन करता है सर? सारी छोटी छोटी बातें करता है मैक्रो नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बड़ी बड़ी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस सरकार? हाँ जी सरकार। तो सर ये बात तुमको समझ में आ गई, सुन के बड़ा अच्छा लगा, है ना। मैं वापस से पूछना चाहूंगा क्यों? क्योंकि ये रिवीजन जो है बेटा, ये आपका एकदम इस तरीके से किया जा रहा है कि आपको समझ में आए, आपको मजा आए और आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। चलो
अब मुझे एक ही चीज बताओ बेटा सभी लोग, ठीक है, मुझे एक ही चीज बताओ सभी लोग, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलेगा, जल्दी बोल। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के पिताजी का नाम क्या है? सर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एंड हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं। सर, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? जॉय डी। करेक्ट है, हाँ जी, याद रहेगा। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यो हनी सिंह। इकोनॉमिक इज अ साइंस एज वेल इट इज अ आर्ट। कहा गया बे? अबे आर्ट्स बेटा, आर्ट्स। ओ बेटा आर्ट्स। अरे तुम कहां गए, कहां हो तुम? कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं होगा ही। देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना वो साइंस है, मतलब हम जब, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, जब हम ज्ञान ले रहे हैं, जब मैं किसी चीज का ज्ञान ले रहा हूं, तब मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। लेकिन जब मैं उस ज्ञान को अप्लाई करूंगा, मैंने मेरे दोस्त से पूछा, बेटा उसे क्या पसंद है? उसने कहा इसे काले कपड़े पसंद है। ये मैं ज्ञान ले रहा हूं, अच्छा इसे काले कपड़े पसंद है। मैंने काले चावल खाना चालू कर दिए, काले कपड़े पहनना चालू कर दिए, मुंह पे भी मैंने कहा काला ही टीका लगाऊंगा अच्छी बात में, ठीक है, इंजन ऑयल का टीका लगाता हूं मैं, इंजन ऑयल का। ये होता है बॉडी ऑफ नॉलेज। मैंने जब ज्ञान लिया था, बॉडी ऑफ नॉलेज है, हाँ, जब मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया, दैट्स कॉल्ड आर्ट, है ना। तो जब मैं ज्ञान ले रहा हूं, तब उसे हम साइंस कहते हैं, और जब मैं ज्ञान को अप्लाई कर रहा हूं, उसे हम आर्ट्स कहते हैं, आर्ट्स, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर आर्ट्स। तो मतलब मैं वापस से कहना चाहूंगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, अबे गधो सुनो ध्यान से, जब कोई आदमी किसी चीज के ऊपर ज्ञान ले रहा है, तब ज्ञान लेना जो है वो एक साइंस है, और उस ज्ञान को अप्लाई करना जो है वो एक तरीके से आर्ट्स है। क्या ये वाली बात बहुत सभी को क्लियर है? एक सेकंड रुक जाओ। क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, हाँ जी सरकार, एक सेकंड यार। हाँ, ओके। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बात माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर करते हैं, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो छोटी छोटी चीजों की बात करता है। ये ऑब्जेक्टिव्स और इन सब की जो बात करता है, वो एक तरीके से आप मान लो ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, हम लंबे समय तक कैसे रहेंगे, हम प्रॉफिटेबल कैसे रहेंगे, ये बात करता है। हम जिए तो जिए कैसे है बिना आपके, है ना, लगता नहीं दिल कहीं बिना आपके, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है बाबा। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की बात करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं सब चीजों की बात करता है, ठीक है, हद तक। लेकिन इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, क्यों? अरे भैया जी, कोई भी वैक्यूम में डील नहीं करता। सर, वैक्यूम मतलब वो घर पे कचरा साफ करने वाला, हाँ, लेकिन यहां पे वैक्यूम का मतलब है अकेले रहना, ठीक है। आप भैया इस बात को समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझाता हूं। सर, प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट कब होगा? बेटा यूनिट 1 आज चालू करिए, चैप्टर 1 आपके सामने, अब लाइन से होंगे। सर, अब हमारा रोज क्लासेस होगी, रोज होंगी, लेकिन कल नहीं होगी। जैसे कल रंग पंचमी है तो परसों होगी, फिर नरसों भी होगी, फिर तरसों और तरसों भी होंगी। जाओ लेके आओ अपने ससुर को। एनीवेज गाइस, क्या कोई भी वैक्यूम में डील कर सकता है? अरे वैक्यूम में कोई कैसे डील करेगा? सर, वैक्यूम में डील करेगा मतलब, अरे भैया देखो, कोई भी अकेले नहीं रह सकता ना। मुझे एक बात बताओ, मेरे मन में आया कि मैं जो है वो गवर्नमेंट को लेकर कुछ मतलब देखो, एक बात बताओ, कल को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कल को गवर्नमेंट ने एक रूल लिया है कि आज के बाद कोई भी इकोनॉमिक्स का टीचर ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाएगा ही नहीं। क्या उखाड़ लूंगा मैं? बताओ। फिर मेरे को क्लास का टाइटल बदलना पड़ेगा। वैसे तो मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे मैथ्स के भी वन शॉट बहुत सारे आने वाले, ठीक है, तो मैं पढ़ाता तो मैथ्स भी हूं, लेकिन मैं देखो मैथ्स से शायद जी लूंगा, लेकिन जो लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाते होंगे उनका क्या होगा? सोचो एक बार के लिए, सोचो। सीए इंटर में, एफएमएसएमबी, तो कुछ चिंता वाली बात नहीं, लेकिन जो सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाता होगा उसका क्या होगा भाई और बहनों? तो भैया देखो, आप अकेले नहीं हो, आपकी गवर्नमेंट की जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स होती है, जो जनरल प्राइस लेवल है, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सब मैटर करती है क्या? हाँ, मैं आपको हमेशा एक बार सिंपल सा एग्जांपल देता हूं अपनी क्लास में। देखो भैया, क्या जितनी इंडस्ट्रीज, जितने स्टार्टअप इंडिया में आ रहे हैं, क्या उतने पाकिस्तान में जा रहे हैं क्या? जबकि मैं दिल से कहता हूं, मैं चाहता हूं पाकिस्तान ग्रो करे। अरे सर, आप तो देशद्रोही हो। अबे गधों, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर एक है, अगर पाकिस्तान डेवलप करेगा ना, तो वो डेवलप होगा ना, तो वो
टाइम पास चीजों में ध्यान नहीं देगा, झगड़े वगड़े में ध्यान नहीं देगा, तो हम भी टेंशन से काम कर पाएंगे। आपकी जो भी नियरेस्ट बॉर्डर है वो हमेशा स्टेबल होनी चाहिए, जितनी स्टेबल वो रहेगी आप उतने अच्छे से जियोगे। मगर लोग समझते हैं इस बात को, बट एनीवेज क्या जितने लोग पाकिस्तान में या बांग्लादेश, मतलब जितने लोग इंडिया में आके बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आज की तारीख में वो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका वहां जाके बिजनेस करना चाहते हैं? नहीं सर। लेकिन ऐसा क्यों? नहीं, आप एक बार सोच के बताओ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है ना बेटा, मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री प्रोबेबली, आई डोंट नो, लेकिन वहां पर टेररिज्म और इन सब का बहुत ज्यादा, जो सुना है मैंने आज तक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते लोगों को डर लगता है यार, हम वहां फैक्ट्री लगा और हमारी फैक्ट्री को कुछ हो गया तो। अभी जैसे कुछ समय पहले वहां पे ट्रेन हाईजैक हो गई थी, है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सब नहीं हुआ है, नहीं, इंडिया में ये सब हुआ है। आज स्टेबिलिटी है ना यार इंडिया में, तो चूंकि आज स्टेबिलिटी, इसलिए लोगों को अच्छा लग रहा है। बिजनेस इकोनॉमिक इज अ आर्ट यार, ठीक है सर। आर्ट्स मतलब क्या है? यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। आओ सर, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, है ना। हम ऐसे गाना वाना नहीं गा रहे, है ना। हम लोग यहाँ पे एकदम सिंसियर बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये इट इज अ साइंस, बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान लेना, ये सब साइंस की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर आर्ट भी है, एप्लीकेशन भी होता है। सर क्या मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस की थ्योरी को अप्लाई करता है? हाँ सर। कैसे सर? यहाँ पे फॉर्म्स की, रिसोर्सेज एलोकेशंस की, क्या इन सब चीजों की बात करता है? हाँ, प्राइवेट इकोनॉमी मतलब हमारी बातें भी हो रही है ना। सही है। यहाँ पे प्रैग्मेटिक अप्रोच है। देखो हम यहाँ पे जितनी भी बातें कर रहे हैं सब थ्योरी है, सारे एनालिसिस टाइम पास है, अनरियलिस्टिक असम्पशन है। लेकिन हम जितनी भी यहाँ पर बातें कर रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल है और रियल वर्ल्ड में फेस होती है। मतलब ये खुद ही कह रहे हैं कि ये टाइम पास वाली बातें कर रहे हैं। तुम इनका दिल देख रहे हो कितना बड़ा है? दिल देख रहे हो? दिल है ना, इनका दिल कितना बड़ा है। खुद ही कह रहे हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं, बातें हमारी सारी अनरियलिस्टिक है, असम्पशन बेस्ड है, सब टाइम पास है। लेकिन हम जो सर रियलिटी में बातें कर रहे हैं वो एकदम सच है ना। अच्छा मुझे आप बताओ, बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब क्या होता है? साइंस और आर्ट्स। बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब क्या होता है? साइंस और आर्ट्स। बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? साइंस और आर्ट्स। सर उसका मतलब होता है साइंस, करेक्ट? हाँ सर। अच्छा, इंडिविजुअल, अगर हम लोग इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? सर अगर आप इंडिविजुअल इकोनॉमिक, इंडिविजुअल फॉर्म की बात कर रहे हो तब आप बात कर रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और अगर आप इकोनॉमी एज ए होल की बात कर रहे हो तब सर हैवी वेट चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ना, आपके एग्जाम का एक मंथ है। अच्छा तो बाबा आप एक काम करो, आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं वो पढ़ा देता हूँ। क्योंकि भाई मतलब मुझे नहीं पता ना, मेरे बच्चों को तो देखो 95, 96, 99, 100 आ रहे हैं और हम तो पूरा ही पढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि यार देखो ये हैवी वेट जो है ये तो मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का दादा। एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर 1 यूनिट 1 में एक लेक्चर में खत्म करूंगा 1 घंटे के आसपास में। वहीं पे अगर मैं मार्केट की बात करूंगा तो मुझे 5-6 घंटे लगेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं ध्यान ज्यादा दूंगा, है ना। अगर मैं इस चैप्टर में इतना ध्यान दे रहा हूं तो सोचो तो सही मैं मार्केट में कितना ध्यान दूंगा। आप समझ रहे हो? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ा भी रहा हूं तो मैं साला चैप्टर 7 को लेकर, चैप्टर 4 को लेकर कितना सीरियस होगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को लेकर कितना सीरियस होगा। आपको पता है चैप्टर 1 में 2 लेक्चर में खत्म कर रहा हूं, अब मैं इससे कम में खत्म नहीं कर सकता यार, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, अरे भैया चीजें होती, मैथ्स है, ऑपरेशंस है, रिसर्च है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स हर चीज की बात करता है, इकोनॉमिक्स किसी भी एक चीज को छोड़ने की बात नहीं करता। वो कहता है भैया ऑल इंक्लूसिव, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। सर नॉर्मेटिव नेचर देखो 2 चीजें होती है, सुनो मैं आपको समझाता हूं। तुम गधे हो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। व्हाट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज, तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम इडियट हो, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है, है ना। ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। तुम्हें समझदार होना चाहिए था, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। ऑल दिस थिंग्स आर अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है सर? ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब क्या है? व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट शुड बी इज नॉर्मेटिव। वापस से बोलूं? हाँ सर। व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट शुड बी इज नॉर्मेटिव। क्या है ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या होना चाहिए ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, करेक्ट? हाँ।
स्कोप ऑफ बेसिक इकोनॉमिक्स। सर देखो ऑब्वियसली बात है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी यूज करते हैं फॉर इंटरनल इश्यूज एंड हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी यूज करते हैं फॉर एक्सटर्नल इश्यूज। ठीक है ना? यस सर, हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द मोस्ट ऑफ दिस इश्यूज। क्या होता है बेटा? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं। क्या अभी गर्मी आने वाली है? अरे हाँ सर, गर्मी आने वाली है सर, बहुत तेज गर्मी है। और मैं बताऊं, अभी मार्च चल रहा है, मार्च में जो गर्मी फील हो रही है ना भाई साहब, मैं तुमको क्या बताऊं, मतलब मार्च में फील होने लग गई कि गर्मी आने वाली। मतलब अभी मैं बताऊं, मेरी एसी चल रही है 20 के डिग्री के ऊपर, 20 डिग्री के ऊपर, एंड ये एसी यहाँ लगी हुई एकदम मुंह पे आ रही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गर्मी चल रही है। हाँ जी सरकार, आप मुझे बताओ गर्मी में क्या ज्यादा बिकता है? सर एसी बिकती है। अरे वो तो बिल्कुल सही बात है। खाने पीने में क्या बिकता है? सर गर्मी में आइसक्रीम बिकती है, कोल्ड ड्रिंक्स बिकती है। करेक्ट। अब मैं एग्जांपल लेता हूं अमूल का। अमूल एक कंपनी है जो आइसक्रीम बेचती है। हाँ जी सरकार। तो क्या अमूल को अभी लग के अपने पुराने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को निकालकर, ठीक है, क्या अमूल को अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड निकालकर अब ये अजम्पशन करना पड़ेगा कि हम कौन से शहर में कितना माल बेच पाएंगे? आपको पता है कंपनी है जिसका नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर लेके आने वाली कंपनी है। एशियन पेंट्स सालों से ये हिसाब रखती है कि कौन से पिन कोड पे कौन सा रंग ज्यादा बिकता है। यानी पिन कोड है 452012, यहां पर गेरुआ यानी भगवा कलर ज्यादा बिकता है ना, ऑरेंज कलर, है ना। एक कोड है मान लो 42009, वहां पर व्हाइट कलर ज्यादा बिकता है ना। एक पिन कोड है जैसे 452, अब जो भी ले लो, ठीक है, वहां काला कलर ज्यादा बिकता है। तो ये पता पड़ रहा है। तो क्या होता है अभी, जैसे मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि कलर वाली इंडस्ट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पता लगाना कि कौन से पिन कोड में हमारा कलर ज्यादा बिक रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो मैं बात कर रहा हूं डिमांड एनालिसिस के ऊपर। सो डिमांड एनालिसिस की अगर आप बात करोगे ना बाबा, तो मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान दो, लोगों को पता लगाना पड़ेगा मेरा कितना माल बिक सकता है। प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आपने ज्यादा एस्टिमेशन लगा लिया कि यार मैं तो 100 करोड़ का माल बेच दूंगा और आपने 100 करोड़ का प्रोडक्शन कर दिया, तो भी जिंदगी की हालत खराब। आपने सोचा 2 करोड़ का माल बिकेगा और 100 करोड़ का बिक गया, तो भी हालत खराब। मतलब 100 करोड़ का सोचा और 2 करोड़ का बिका तो प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, टेंशन है। 2 करोड़ का सोचा और 100 करोड़ का बेच दिया तो सर्विस फट जाएगी। तो इसका डिमांड फोरकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो उसे समझना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। अभी कॉमन सेंस है कि यहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इनपुट और आउटपुट के ऊपर बात करती है। हाँ जी सरकार। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज टू डिसाइड ऑन ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट गिवन एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। देखो एक कॉमन सेंस सबको पता है, जितना ज्यादा माल प्रोड्यूस करेंगे उतनी कम कॉस्ट आएगी। तो प्रोड्यूस कर दो पूरी दुनिया का जहान का। अरे बाबा, आप ये जरूर कह रहे हो कि हमें ज्यादा माल प्रोड्यूस करना है, लेकिन एक और कॉमन सेंस हम सब भूल जाते हैं, जितना ज्यादा माल प्रोड्यूस करेंगे उतनी कम कॉस्ट आएगी। करेक्ट। लेकिन भैया माल बिकना भी तो चाहिए। अगर माल बिका ही नहीं तो क्या अचार डालोगे पूरी कहानी का? इसीलिए हमारे को ये पता है कि भैया हम ज्यादा, तो प्रोडक्शन में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन करने का, और कॉस्ट में हमारा पूरा फोकस होता है कि जितनी कम कॉस्ट में हम माल बना पाए, ये जरूरी है। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन नुकसान है, कम प्रोडक्शन नुकसान है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तुमको क्या लगता है सर माल बना लो बाकी सब हो जाएगा सर? अरे बाबा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इंडिया के लिए तो ये एक्सट्रीम बड़ी प्रॉब्लम है। सर कैसी बात करो, इंडिया के लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट कब से प्रॉब्लम हो गई? मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। इंडिया का कुछ 7 से 15% अनाज ऑन एवरेज अलग अलग ईयर के अंदर, इतना अनाज चूहे खा जाते हैं हमारे देश में। न जाने कितना अनाज। चलो मैं अभी बारिश में जो अनाज खराब हो जाता है, ज्यादा बारिश के चक्कर में जो अनाज खराब होता है, कम बारिश के चक्कर में जो अनाज होता है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अनाज जो चूहे खा जाते हैं। अरे सर चूहा है सर, अरे गणपति जी की सवारी है सर, ओहो चूहे ने खाया, बहुत बढ़िया बात है सर, भगवान को लग गया। अरे बाबा सुनो, यहाँ इंसान भूखे सो रहे हैं, है ना। मैं ऑल्दो अभी करंट गवर्नमेंट के डेटा को सीरियसली लेता, क्योंकि वो तो 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, 20 करोड़ लोगों को ये कर रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को ये कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनका तो थोड़ा मैथ्स वीक है। मैं मान लेता हूं इस बात को,
लेकिन प्रैक्टिकल बात करूं ना अगर मैं आप लोगों को एकदम जेन्युइनली, ठीक है, तो जेन्युइनली अभी जो सरकार है वो सीरियसली लोगों को खाना तो खिला रही होगी, ये बात तो सच है। आंकड़े झूठे हो सकते हैं, एम तो झूठा नहीं हो लोगों का, नहीं सर। मतलब जो गवर्नमेंट है, जो हमारे देश में भी सरकार है, क्या वो बहुत सारे गरीब लोगों को खाना तो खिला रही होगी, करेक्ट। अब आप इमेजिन करो, गरीबों को खाना खिलाने के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है, ऑन दी अदर हैंड चूहे खा रहे हैं हमारे यहाँ। So inventory management theory settle a rule that a firm can use minimize cost associated with the maintaining inventories in the form of, देखो यहाँ पे work in progress, raw material, finished goods तीनों की बात हो रही है, हाँ सरकार, तो ये भी फर्म को देखना पड़ता है क्या? हाँ, और प्रोडक्शन के बाद भी देखना पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल तो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेबल था इन केस ऑफ फिनिश गुड्स। अरे भैया व्हाट अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस, व्हाट अबाउट यू नो लाइक ये सब चीजें, रॉ मटेरियल, है ना। मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग पॉलिसीज, analysis of the structure of the market provide information about nature and extent of the competition which the firm have to face. Price theory explain how prices are determined under the kind of the market and conditions. एक बात बताओ ना, एप्पल का फोन, जैसे एप्पल का फोन है, अच्छा ये तो चलो ये वन प्लस का फोन है, चलो वेरी गुड, एक एप्पल का फोन है, एक वन प्लस का फोन है। अब एप्पल का जो फोन है ये है ऑलमोस्ट मान लो 1 लाख रुपए का, जैसे 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, हाँ, तो ये है 1.5 लाख रुपए का, और ये फोन है 50,000 रुपए का। आप अपनी प्राइसिंग किस तरीके से डिजाइन करोगे कि ये चाहता है मेरा भी फोन बिके और ये चाहता है मेरा भी फोन बिके। सो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एप्पल के पास एक एज है ब्रांड वैल्यू का, अच्छा वन प्लस के पास भी कुछ एज तो है ब्रांड वैल्यू का, ओप्पो और वीवो के पास नहीं है, वो छपरी फोन है। ऑल्दो मेरे घर में भी एक फोन है, इसलिए मैं ज्यादा उड़ाऊंगा नहीं उन फोनों की ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने एक फोन परचेज किया है वीवो का, यार मेरे को थोड़ा यू नो लाइक बॉडी वाइज थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ले लेते हैं यार, चला के देखते हैं। बट वर्स्ट चॉइस एवर टू बाय ओप्पो वीवो फोन, वर्स्ट चॉइस। उसका बटन अभी खराब हो गया, अभी खरीदे हुए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और अभी खराब हो गया। एनीवेज, तो वर्स्ट डिसीजन एवर। समझो, क्या मैं आज के बाद कभी वीवो को खरीदूंगा? नहीं, मैंने 30,000 रुपए का वीवो का फोन खरीदा, समझो 30,000 रुपए का। अब 30,000 रुपए में तो पता नहीं क्या क्या रहता है, मैंने फिर भी वीवो का फोन खरीदा। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग के इसीलिए आप समझो वीवो को अपने प्रोडक्ट सस्ते रखने पड़ते हैं, है ना, ओप्पो को अपने फोन सस्ते रखने पड़ते हैं, लेकिन वन प्लस हायर चार्ज कर पाता है, क्यों? क्योंकि मार्केट का एज है, आपको मार्केट को लेके चलना पड़ता है। रिसोर्स एलोकेशन, भैया आप ऐसे एडवांस टूल यूज करोगे, आप ऐसी चीजें यूज करोगे कि आप रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाओ। आप जितना अच्छा, सुनना ध्यान से, आप जितना अच्छा यूटिलाइजेशन अपनी रिसोर्सेज का कर पाओगे उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। अब कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते, ठीक है, कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते कि अरे सर रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, क्या हो जाएगा सर उससे? भाई एक बात समझ, तेरे पास 10 एम्प्लॉइज है, अब 10 एम्प्लॉइज मान लो 40% कैपेसिटी पे काम करते हैं, ठीक है, 10 एम्प्लॉइज है 40% कैपेसिटी पे काम करते हैं, तो भैया उन लोगों ने तो सिर्फ 4 लोगों को ही काम किया, तो तुम 6 लोगों को तो फोकट में सैलरी दे रहे हो। तुमको लग रहा है वाह मुझे 10 लोगों की जरूरत है, अबे 10 लोग मिलकर भी इतना काम नहीं कर पा रहे ना यार बाबा, समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज अगर नहीं किया तो सब वेस्ट है। समझ रहे हैं? हाँ सरकार। थ्योरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, for maximizing its profit the firm has to carefully evaluate its investment decision and carry out sensible policy of capital allocation theories related to capital and investment provide। देखो मैं आपको सीधा समझाता हूं, ये पूरी दुनिया क्यों चल रही है, आप अभी ये लेक्चर क्यों ले रहे हो, मैं ये लेक्चर YouTube पे फ्री में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोग ये लेक्चर देख के पास होगे। फिर चूंकि आपको लगेगा यार ये आदमी अच्छा पढ़ाता है, तो आप बोलोगे यार चलो सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये आदमी पढ़ाता है, चलो ले लेते हैं। आप ये लेक्चर क्यों देख रहे हो? ताकि आप कल को पास हो जाओ, पास होने के मास पैसा ही पैसा होगा, सीए बन जाएंगे सर, एक एक साइन के 20-20 हजार रुपए लेंगे सर, हर चीज साइन भी करेंगे सर, 50,000 रुपए लेंगे सर, बस। तो पूरी दुनिया का गोल तो वही है ना यार। अब आप उसे कुछ भी नाम दे दो अलग बात है ना, आजकल लोग नाम दे देते हैं, बट असली एम तो सबका पैसा छापने ही ना बाबा, है ना। कोई इंसान बोलता है मुझे तो जिंदगी में शांति चाहिए, तो कर ले बेटा 10, 20, 25, 50,000 रुपए वाली जॉब ले के आके दिखा दे, तो शांति तेरे को लग रही है तो। समझ रहे हो क्या? चलो, प्रॉफिट एनालिसिस,
प्रॉफिट आर मोस्ट ऑफन अनसर्टेन ड्यू टू द चेंजिंग प्राइसेस। देखो भैया मार्केट में प्राइस प्रॉफिट बदलता रहता है और आपको उसको भी देख के ध्यान रखना पड़ेगा, एंड सब एग्जाम में नहीं आता इसलिए ठीक है। रिस्क एंड अनसर्टेन एनालिसिस, बिजनेस फर्म्स जनरली ऑपरेट अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस ऑफ रिस्क। देखो भैया सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी धंधा कर रहा है तो रिस्क तो है, अगर कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है तो भैया रिस्क तो है। सर एक बात बताओ, बिजनेस में रिस्क क्यों? आज एक बात तो समझाओ सर, व्हाई देयर इज अ रिस्क इन बिजनेस? थोड़ा एक मिनट भटकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, गवर्नमेंट जॉब से एक एग्जांपल लेते हैं। बीएसएनएल ने 17 साल से प्रॉफिट नहीं दिखाया, किसी ने क्या उखाड़ लिया? जोमैटो ने, ठीक है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। स्विगी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया, उसका शेयर गिर गया। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, बीएसएनएल ने 17 साल से प्रॉफिट नहीं दिखाया, ऐसा कोई रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे लोगों को निकाला नहीं गया। ये नए नए स्टार्टअप सबको निकालते रहते हैं। देखो यार मैं आपको एक चीज समझाऊं, बिजनेस के मामले में आपको समझना पड़ेगा। तो जो इंसान जॉब करता है उसके ऊपर कहीं भी आप बेटा यस बेटा डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक इंसान जो जब जॉब करता है तो उसके ऊपर कुछ भी कर लो, रिस्क तो है, रिस्क कम है ना। एक बार बिजनेस वाले को क्या लगता है, देखो जॉब वाला क्या है मैं आपको समझाऊं, आज एक जगह जॉब कर रहा है, कल दूसरी जगह जॉब करेगा, परसों तीसरी जगह जॉब करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और शांति से एक पैसा घर लेके जाना है। अगर उस महीने में बिजनेस वाले को लॉस हो गया तो भी उसको तो सैलरी देनी है, हाँ, मतलब एम्प्लॉय को तो सैलरी मिलनी है, हाँ। अब बिजनेस वाले की नजर से देखो, उसकी तो फटी पड़ेगी ना। हर्षित बेटा इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, हर चैप्टर के रिलेवेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, हर क्वेश्चन के रिलेवेंट चैप्टर चल रहे हैं। अभी इसमें मैंने कम से कम शुरू में 4 बार क्वेश्चन पूछ लिए थे जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ के आते हैं, अभी आखिरी में फिर से पूछूंगा। अब ये क्वेश्चन आती नहीं तो मैं इसमें क्या कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूं भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक अप्लाइड टू एनवायरमेंटल नेचुरल इश्यूज, करेक्ट सरकार। देखो यहाँ पर क्या क्या मैटर करता है सर, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शन। देखो भैया इकोनॉमिक फैक्टर का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल सुजलॉन करके एक कंपनी है जो विंड मिल्स बनाती थी, अभी 15-20 सालों से किसी भी सरकार का फोकस नहीं था विंड एनर्जी के ऊपर, तो उसका शेयर की 12 बजे पड़ी थी। अब सरकार ने बोला नहीं हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान देंगे, तो उसका शेयर ऊपर जा रहा है। शेयर ऊपर जा रहा है मतलब क्या है, धंधा होने वाला ना यार। आज अगर हमारे देश की सरकार स्टार्टअप्स को सपोर्ट ही नहीं करती है, ऑनलाइन चीजों को सपोर्ट ही नहीं करती, तो क्या जेन्युइनली मैं भी यहाँ पे खड़े होकर लाइव ले रहा था? एक बात तो फैक्ट है ना यार, भले अपन कितना बोलते कि मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई, अरे अगर मोदी जी नहीं चाहते कि मोटा भाई सिम लेके आए सस्ते रेट में, तो क्या मैं मतलब आप लोग क्या सस्ते में सिम खरीदते? नहीं। क्या मैं अभी लाइव ले रहा होता? नहीं। क्या आप देख रहे होते? नहीं। सिंपल सी बात है, आज भी ऑफलाइन चल रहा होता, ठीक है। सो यहाँ पे भाई इकोनॉमिक सिस्टम मैटर करता है, बिजनेस साइकिल मैटर करता है, जनरल ट्रेड जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब मैटर करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, कॉम्पिटिशन पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, ये सब मैटर करता है। कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट का कैसा सिनेरियो वो मैटर करता है। ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर यूनियन, ये सब यूनियन मैटर करती है, क्योंकि भैया अगर ट्रेड यूनियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई तो भैया हमें बिजनेस ही नहीं करने देगी, ये भी एक सबसे बड़ा सच है, ठीक है। ट्रेड यूनियन अगर बहुत ज्यादा बन गई तो हमें धंधा भी नहीं करने देगी, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगेन मेरा क्वेश्चन है लास्ट टाइम, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? जल्दी बताओ, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? Who is the father of economics? Adam Smith। भाई मैं इतनी बार पूछ चुका हूं ये वाला क्वेश्चन, क्यों पूछ रहा हूं पता है? क्योंकि एग्जाम में आता है। अब इस चैप्टर में मैं इतनी पूछ सकता ना, बताओ भाई किंग डिमांड कर्व है कि कौन सा शेप का कर्व है ना, शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है, ठीक है। चलो एनीवेज, अच्छा कौन से ईयर में किताब दी थी भाई साहब ने? कौन से ईयर में किताब दी थी भाई साहब ने? In which year Bhai Sahab has given his efforts? In which year Bhai Sahab had did lot of efforts? So sir, 1776 करेक्ट? हाँ जी सर। अच्छा बिजनेस इकोनॉमिक्स को देने वाले आदमी का नाम क्या है? बोलो बोलो। चल, बिजनेस इकोनॉमिक्स को देने वाले आदमी का नाम है JD, जॉयल डी, करेक्ट? हाँ जी सरकार। अच्छा बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है?
बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, बट वो नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार ध्यान रख लेना, बट यूजुअली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जाम में आता है। चलो, कौन सी किताब लिखी थी एडम स्मिथ साहब ने? एडम स्मिथ साहब ने कौन सी किताब लिखी थी? अब किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन 1, 2, 3 कौन सी किताब लिखी थी, 4, 5 एग्जाम में 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, पांचों डिस्कस हो गए, और भी होंगे। बोलो बोलो बोलो। सो इन्होंने किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। हाँ जी सर। मीनिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स फार्मिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। हाँ जी सरकार। हम यहाँ पर भी यहाँ पे क्या होता है, देखो फ्रेमिंग करते हैं, यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस लगाते हैं। इतना एग्जाम में नहीं आता, बट स्टिल ठीक है। कैरेक्टर्स क्या है सर? यहाँ पर माइक्रो भी है और मैक्रो भी है, यहाँ पर मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मेन टास्क क्या है सर? यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं। जैसे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेचर क्या है? ये पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। इट इज ओनली नॉर्मेटिव इन नेचर। अब बच्चों को बहुत डाउट होता है, मैं वापस से बोलता हूं, नॉर्मेटिव मतलब तुम्हें गधा नहीं होना चाहिए था, व्हाट शुड बी, लेकिन तुम गधे हो, व्हाट इज। तो व्हाट इज अ पॉजिटिव एंड व्हाट शुड बी इज अ नॉर्मेटिव, करेक्ट? हाँ जी सर। इट हैज अ वाइडर स्कोप, इट हैज अ कंपैरेटिवली नैरो स्कोप। इसका छोटा स्कोप है, ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा स्कोप है। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी लिखा है इट इज अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इसलिए इसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इट इज अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिक्स की एक छोटी सी ब्रांच है, इसलिए उसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। किस किस से कंसर्न है? ठीक है, ऑल द थ्योरीज फ्रॉम द प्रोडक्शन टू कंजम्पशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात करता है, देखो जहां पैसा है तब बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 बातें, है ना। एनालिसिस इन्वॉल्व क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये बोलता है नहीं 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 नहीं, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, छोटी छोटी बातें, घर का बड़ा बच्चा और घर का छोटा बच्चा। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है। ये बोलता है कि भैया हम इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक बिजनेस प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं है। वैलिडिटी ऑफ असम्पशन क्या है सर? यहाँ पर सर्टेन असम्पशन है और यहाँ पर बहुत सारे हमारी चीजें खराब भी हो जाती है, बट इट इज ए अप्लाइड इकोनॉमिक्स, करेक्ट? हाँ जी सरकार। तो यहां पर आकर हमारा चैप्टर 1 का यूनिट 1 खत्म होता है। नाउ आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क सो दैट हमारा चैप्टर जेन्युइनली खत्म हो जाए, बिकॉज बिना क्वेश्चंस के मैं खत्म नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, मेरा पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमी एज अ होल इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ, नन। मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, मैं वापस से कह रहा हूं, बट मैंने भी पहले क्वेश्चन है तो दे दिया। इकोनॉमी एज अ होल की बात हम कहां करते हैं? इकोनॉमी एज अ होल की बात हम कहां करते हैं? इकोनॉमी एज अ होल की बात हम कहां करते हैं भाइयों? सर, इकोनॉमी एज अ होल की हम बात करते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। कौन से इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल या एक सेक्शन ऑफ पीपल की बात करते हैं? इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी हम सेक्शन ऑफ पीपल की बात करते हैं, है ना। कुछ सेक्शन ऑफ लोगों की बात करते हैं कि ये लोग कैसे हैं या क्या है। कौन से पार्ट के अंदर हम सेक्शन ऑफ पीपल की बात करते हैं? सर, माइक्रो के अंदर हम लोग सेक्शन ऑफ पीपल की बात करते हैं, करेक्ट? हाँ जी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद साइंस, आर्ट्स, बोथ, नन। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद साइंस, आर्ट्स, बोथ, none. Business economics is concerned with science, arts, both, none. Sir, business economics is concerned with both. किसी एक की बात नहीं करते, हम यहाँ पर दोनों की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स? सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स? Business economics is concerned with macroeconomics, correct? हाँ जी सरकार, it is concerned with macro and महाराज दोनों के साथ है, माइक्रो एंड मैक्रो बोथ, बेशर्मो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ, अच्छा, इकोनॉमिक्स से पहले से
किसके अंदर, किसके पार्ट में माना जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर माना जाता था, ठीक है। बिफोर द बुक ऑफ दिस हम इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी का पार्ट मानते थे, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का पार्ट मानते थे। मैंने पूछा कंसर्न, कंसर्न दोनों से है, बेस्ड अलग होता है, कंसर्न अलग होता है, ठीक है। चल अच्छा, वी शुड क्लियर सीए फाइनल इन 2 ईयर। ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है? यू शुड क्लियर सीए इंटर इन 2 ईयर्स। यू शुड क्लियर सी इंटर इन 2 ईयर्स, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव स्टेटमेंट है? जल्दी बोलेंगे रे बाबा, जल्दी बोलेंगे रे बाबा। सर ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। व्हाट शुड बी इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, व्हाट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्या है? ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या होना चाहिए ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। व्हाट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, व्हाट शुड बी इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। चलो अच्छा, इंटरेस्ट रेट ऑफ द नेशन इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और अ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इंटरेस्ट रेट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और अ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ अ नेशन? सर नेशनल इंटरेस्ट रेट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो गाइस, आई होप चैप्टर 1 यूनिट 1 क्लियर रहा होगा, आई होप थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी, ठीक है। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि हाँ भैया सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो बाबा ये प्रॉब्लम वाली बात है, बट ठीक है, एक और बार नजर घुमा लो। मैं एक ही चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि यार सब लोगों को जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिवली, मतलब देखो क्वेश्चंस वगैरह चल रहे हैं, एंड आई वुड जस्ट सजेस्ट कि हाँ भैया सब कुछ थोड़ा सा फोकस सबको करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक